आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। राम मंदिर मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान। का चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। कोषाध्यक्ष के तौर पर मेरी ड्यूटी कोष में जमा राशि की रक्षा करना। विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से भारत अपडेट के एमडी विवेक पाठक की खास बातचीत। आलोक कुमार ने कहा, राम मंदिर के चंदे की चोरी शर्मनाक है, अपराधियों को दंड देने का प्रयत्न करेंगे और जांच में सहयोग देंगे। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा, भारत इंडोनेशिया के बीच साझेदारी का सुनहरा अध्याय, रक्षा, आपदा, इंडस्ट्रियल सहयोग से सहमति बनी। आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी जाएंगे। सीएम प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में करेंगे जनसभा। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सितम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान। चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दी गई थी। कोषाध्यक्ष के तौर पर मेरी ड्यूटी कोष में जमा राशि की रक्षा करना। राम मंदिर चढ़ावा मामले में ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, चढ़ावा की निगरानी करने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। मेरा कोषाध्यक्ष के तौर पर काम सिर्फ जमा कोष की रक्षा करना था, यानी जो पैसे गिनकर कोष में जमा किए जाते थे उसकी निगरानी करना मेरी जिम्मेदारी थी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। जब ट्रस्ट सामने आया, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बड़े बयान दिए। चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की बताई कि जो चढ़ावा आता था सबसे पहले वो अनिल मिश्रा की निगरानी में रहता था, और उसके बाद जब फाइनल गिनती हो जाती थी तब जितना पैसा जमा करना होता था उसकी निगरानी करना मेरी जिम्मेदारी थी। यानी कोष कक्ष की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन जो चढ़ावा आता था उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में यह कल बड़ी खबर सामने आई, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, कल 3 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली थी, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें तमाम बड़ी बातें गोविंद देव गिरी के द्वारा कही गई, जिसमें अनिल मिश्रा को लेकर बड़े खुलासे किए गए उनकी तरफ से। बिल्कुल, जिस तरीके से कोई ट्रस्ट होता है तो उसके आय पदाधिकारी और सदस्य की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, और इस तरीके से कल कोषाध्यक्ष जो गोविंद देव गिरी ने बताया कि जो वस्तु जो उपहार मिलते थे रामलला के नाम पर मंदिर ट्रस्ट को मिलते थे, जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से दान देते थे, उपहार देते थे, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है अनिल मिश्रा को दी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, जिसके कारण से चाहे काजमुसंदी का मामला हो, चाहे रामायण का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हुए जिसके कारण से इल्जाम लगा, दाग लगा ट्रस्ट पर। लेकिन अगर अनिल मिश्रा को जिम्मेदारी मिली थी तो उन्हें अच्छे से निभानी चाहिए थी, और इसी जिम्मेदारी के चलते उनका इस्तीफा भी हुआ, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, लापरवाही थी उनमें। और आपको बता दें, अब अनिल मिश्रा इस्तीफा हो गया है और ये ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, इसी के साथ साथ अब जनता के विश्वास को दोबारा से जीतने का प्रयास कर रहा है ट्रस्ट, और ट्रस्ट का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में दोबारा इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हो, इसलिए व्यवस्थाओं को बदला जाएगा और दुरुस्त किया जाएगा।
बिल्कुल व्यवस्थाओं को बदला जाएगा और 22 जुलाई को बड़ी अहम बैठक है। 22 जुलाई को भी तय होगा कि आखिर अब नया महासचिव कौन होगा, किसके पास कंट्रोल होगा और जो अब नई नीतियां हैं, नई पॉलिसी होंगी क्या होंगी, जिसके कारण जो पहले बहुत सारे इल्जाम लगे, बहुत सारे जो लापरवाहियां होती, अनियमितता होती थी, उसे कैसे दूर किया जाए। अभी 22 जुलाई को जो नई कमेटी बनेगी, नई ट्रस्ट में जो नए मेंबर बनेंगे, उसमें सब चीजें साफ होंगी। देखिए, दुख भी जताया कल गोविंद देव गिरी ने और अपनी जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया, क्योंकि उनके लिए भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे क्योंकि वो कोषाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने साफ किया कि मेरी ड्यूटी तो जो चढ़ावा गिन करके कोषा कक्ष में रखा जाता था उसकी निगरानी करना था, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो अनिल मिश्रा की ही तय होती थी। बिल्कुल, अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी, क्योंकि कोई भी जब उपहार देता है तो उसकी श्रद्धा होती है कि उसका उपहार जो है रामलला के सेवा में रहे, वहीं पर रखा रहे, मंदिर की शोभा बढ़ाए। लेकिन जब कोई चीज गायब दिखती है तो आदमी सवाल उठाता है, श्रद्धालु सवाल उठाता है और उसी के कारण से काफी बदनामी भी हुई ट्रस्ट की। चंदा चोरी, क्योंकि वो उसका कोई ऐसा फैक्ट नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब वो गायब होने की खबर आई तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही डेंट लगा। हालांकि अब जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि महासचिव चंपत राय को लेकर के ये कहा गया कि उनकी छवि पर हमें कोई शक नहीं है, उनकी नीयत पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन दोनों ही सदस्यों ने, इन दोनों ही पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और तब तक ये दोबारा अपने काम पर नहीं लौटेंगे, यानी अपने पदों पर नहीं लौटेंगे। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जांच पूरी होने के बाद दोबारा से चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, इस तरीके से चंपत राय की लापरवाही सामने आई थी कि चंपत राय ने कई लोगों पर भरोसा किया था, उसमें टिल्लू यादव थे और तमाम लोग ऐसे थे जो उनके नाम पर पूरे प्रशासन की व्यवस्था चलाते थे, वीआईपी दर्शन की व्यवस्था देते थे और उसी में खेल भी करते थे। और यही कारण रहा कि चंपत राय को नैतिक रूप से इस्तीफा देना पड़ा, अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कल बैठक के बाद गोविंद देवगिरी जो है उन्होंने सभी जो उपहार थे उसको दिखाया, साथ में जो अब कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन वो भी रहे और दिखाया। बिल्कुल, तो देखिए एसआईटी जांच पूरे होने का इंतजार है और उसके बाद क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी वो भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक का वीडियो सामने आया है, जहां बैठक में दो प्रमुख चेहरे नजर नहीं आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक का वीडियो सामने आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई। बैठक की खास बात ये रही कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा इसमें मौजूद नहीं दिखे। दोनों की गैर मौजूदगी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो अनिल मिश्रा भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दो प्रमुख चेहरों की गैर मौजूदगी अब इस समय चर्चा में है। राम मंदिर ट्रस्ट बैठक का वीडियो सामने आया कि कल इस व्यवस्था के साथ बैठक चल रही थी और कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। तमाम विषयों पर चर्चा हुई थी और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ये मीटिंग थी, ये बैठक थी, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। 9 पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। जिलाधिकारी मौजूद थे और ये बड़े फैसले लिए गए कि जो भी चढ़ावा आएगा वो जनता के सामने पारदर्शी रूप से रखा जाएगा, स्पष्ट रूप से रखा जाएगा। और अनिल मिश्रा को लेकर के यहाँ पर संदेह जताया गया, लेकिन चंपत राय की छवि को साफ सुथरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लंबा संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन राम के नाम पर दे दिया, लेकिन आखिरी में ये जो कलंक मिला है इससे बहुत दुखी हूं, बहुत आहत हूं। गोविंद देव गिरी ने ये बयान दिए। तो राम मंदिर ट्रस्ट बैठक का वीडियो सामने आने के बाद वहीं मेरठ के बेगम पुल स्थित नजीर फूड्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। खराब खाने की शिकायत के बाद टीम ने रेस्टोरेंट से बिरयानी समेत अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग को नजीर फूड्स में बासी और खराब गुणवत्ता वाले खाने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए टीम ने अचानक रेस्टोरेंट पहुंचकर जांच की और बिरयानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट स्टाफ और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो
तो बिरयानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फूड विभाग का बड़ा छापा। फूड शॉप पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है और यहाँ पर बिरयानी का सैंपल लिया गया है जो लोगों को परोसा जाता था। देखिए गर्मी का मौसम है और रेस्टोरेंट्स में 2-2, 3-3 दिन का बासी खाना लोगों को खिलाया जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। जिसके बाद खाद्य विभाग ने अलग अलग रेस्टोरेंट में छापेमारी की है, सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। सैंपल्स की जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेरठ से अभय शर्मा जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए खाद्य विभाग का ये छापा रहा, सैंपल्स को लेकर अभी तक कोई जानकारी? बिल्कुल, जहां नजीर फूड्स है इस पर जो लोग खाना खाने आते थे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि खाना बासी है या काफी पुराना ये लोग इनको सर्व कर रहे हैं। ऐसे में किसी ग्राहक ने खाद्य विभाग में शिकायत करी, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम यहाँ पहुंची है और बिरयानी और जो ग्रेवी होती है उसको सैंपल भरे गए हैं। फिलहाल इनको जाँच के लिए भेजा गया है और जाँच में जो रिपोर्ट आएगी, अगर कुछ खराबी पाई जाती है, पुराना निकलता है, तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी और यहाँ तक का जो उनका जो होटल है उस पर भी सील लग सकती है। अभी फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार है। ऐसे में अभी जो आसपास के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो होटल कारोबारी हैं वो भी सदमे में है। कहीं ना कहीं इस तरह से जो खाना परोसा जाता है, पैसे भी पूरे लिए जाते हैं और लोगों की सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता, तो ऐसे में समय समय पर खाद्य विभाग की छापेमारी भी जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए खाद्य विभाग की छापेमारी सिर्फ मेरठ में नहीं चल रही बल्कि अलग अलग जिलों में चल रही, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है और ये रेस्टोरेंट्स में आमतौर पर 2-2, 3-3 दिन का स्टॉक करके रखा जाता है और बासी खाने को परोसा जाता है, वो भी तरीके से, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग की घटनाएं भी लगातार बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर सही कहा आपने कि फूड पॉइजनिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और जिस तरह से इनकी किचन भी अंदर होती हैं, आमतौर पर जो चाहूंगी कि आप लगातार इस खबर पर अपडेट देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं शमशाबाद में दबंग पड़ोसी महिलाओं की दबंगाई का मामला सामने आया। आरोप यह है कि महिलाओं ने घर में घुसकर एक महिला के साथ जमकर मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर पीटा। घटना थाना शमशाबाद क्षेत्र के मधुपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद पड़ोसी महिलाओं ने महिला के घर पर घुसकर उसके साथ मारपीट की। चलिए सीधे आपको प्रतापगढ़ लेकर के चलते, जहां मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। प्रतापगढ़ की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। शांतिमय अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, धर्म और राष्ट्र पर संकट आए तो प्रतापगढ़ उसमें पीछे नहीं रहा। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर इसी प्रतापगढ़ की धरती से बाबू गुलाब सिंह जी ने संघनाद किया था। यहां के रणबांकुरों ने विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने का काम किया था और भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने और सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की भी ये भूमि है। पावन जन्म भूमि कही जाती है प्रतापगढ़। इतनी समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ करके आज का हमारा प्रतापगढ़ आंवले की औषधीय मिठास को लेकर के दुनिया के अंदर अपनी आभा को बिखेर रही है, तो साथ ही साथ आपके द्वारा चुने गए हमारे विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी की रसमलाई की मिठाई भी हम सबको कभी कभी खाने का अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, समाज स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो जाए तो इससे बढ़कर के बात दूसरी नहीं होती है और प्रतापगढ़ स्वावलंबन का उदाहरण है। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में प्रारंभ किया, लेकिन प्रतापगढ़ ने अपनी प्रतिभा का परिचय पहले से दिया
और इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग बाद में समझते हैं, प्रतापगढ़ पहले ही स्वतः समझ जाता है। प्रतापगढ़ ने आंवले को, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के बागवानों ने, यहां के पूर्वजों ने आंवले का उत्पादन पहले ही करके ऐसा फल दिया जो अमृत फल होता है। यानी अमृत फल जो भी खाएगा, किसी भी उम्र का व्यक्ति होगा, कच्चा खाएगा, चटनी खाएगा, मुरब्बा खाएगा, या फिर उसका अचार खाएगा, या फिर उसके बनने वाले जो भी उत्पाद खाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा। और यही तो प्रतापगढ़ की विशेषता है। और इसीलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं प्रतापगढ़ आने का मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आता हूं, और मुझे यहां की समृद्धि को देख करके अच्छा लगता है। आज मुझे इन 2 विधानसभाओं से जुड़ी हुई परियोजनाओं को लेकर के यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं देख रहा था, पिछली बार मैं आया था तो राजेंद्र मौर्य जी बहुत नाराज हो रहे थे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। हमने कहा भी देखो, ये सब काम होंगे, बस एक दिन आप अपनी रसमलाई खिला दीजिए, बाकी तो अपने आप सारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगे। और आपने देखा होगा, अब वो कहने लग गए ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, सारे काम हो गए हैं। और उन्होंने गिनाना शुरू किया। जब उन्होंने भी, और जीतलाल पटेल जी ने जब गिनाना शुरू कर दिया, ये होती है एक जनप्रतिनिधि की यात्रा। कैसे वो जनप्रतिनिधि जनता के लिए समर्पित होकर के विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। आज हमारा प्रतापगढ़ जनपद उसका उदाहरण बन रहा है। बहनों और भाइयों, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना होता है। उस प्रयास का ही परिणाम है। कोई 17 के पहले सोचता था कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज प्रतापगढ़ में यहां पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर एक भव्य मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ के पास, और आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेज का भी। अब यहां की बेटियां नर्सिंग की पढ़ाई इसी मेडिकल कॉलेज में करेंगी, और देश और दुनिया के अंदर नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के माध्यम से आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होंगे। प्रतापगढ़ के अंदर होगा। मां बेला भवानी के मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य हो, या चंद्रिका देवी मंदिर के, जगत गुरु करपात्री जी महाराज से जुड़े हुए स्थल के बारे में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाने का हो, या कनेक्टिविटी के लिए प्रतापगढ़ को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रतापगढ़ की दूरी को प्रयागराज के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कम कर देना, आज ये प्रतापगढ़ के अंदर दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, आपकी गति जितनी तेज होगी, याद रखना प्रगति उतनी ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, और यही प्रगति आपकी समृद्धि का आधार बनने वाली है। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास आज हम सबको हर जनपद में देखने को मिलता है। प्रतापगढ़ आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले एक पिछड़े जनपदों में इसकी गिनती होती थी। लोग बोलते थे प्रतापगढ़ में होगा नहीं जी, कनेक्टिविटी नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं हैं, आवागमन के साधन नहीं है। यहां का आंवला दम तोड़ रहा था, लोग हतोत्साहित थे, जिससे बात करो हतोत्साहित था। लेकिन आज कोई व्यक्ति हतोत्साहित नहीं है। आज सरकार का प्रोत्साहन है तो उसके मन में उत्साह है।
उज्जवल भविष्य की एक बेहतर आशा है। बहनों और भाइयों, इसी प्रोत्साहन का तो अभाव था 17 के पहले, इसी प्रोत्साहन का अभाव था 2014 के पहले इस देश में, इसी प्रोत्साहन का अभाव था 2017 के पहले इस प्रदेश में। परिणाम क्या था? गरीब हताश और निराश था, नौजवान पलायन करता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बेटी और बहन असुरक्षित महसूस करती थी, कोई पुरसा हाल नहीं था, कारीगर बेरोजगार था, कहीं पर भी कोई किसी के लिए आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। यही अंतर आया है। पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देकर के आपकी परंपरागत उद्यम की ब्रांडिंग की है, उसको मार्केट के साथ जोड़ने का काम किया है, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है और उसे दुनिया के बाजार में पहुंचा करके अपने कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, अन्नदाता किसानों को ज्यादा दाम मिले, आज इसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी तो माफिया पालते थे, गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, किसान की सुनवाई नहीं होती थी, युवा के लिए नौकरी और रोजगार नदारद था, बहन और बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ, हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का, योजना का लाभ सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे। 15 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 70 वर्ष के हर एक व्यक्ति को, जितने भी वृद्धजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें फ्री में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की व्यवस्था है। और मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि और महानुभाव कोई पत्र देते हैं कि फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार नहीं करा पा रहा है, या कोई गरीब मेरे पास पत्र भेज देता है कि उपचार नहीं करा पा रहा हूं, मुख्यमंत्री राहत कोष से बिना किसी सिफारिश के, बिना कुछ देर किए हुए मैं तत्काल उसको पैसा उपलब्ध कराता हूं, जाओ पैसा से उपचार कराओ। यही सुनवाई 2017 के पहले इस राज्य में नहीं थी। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, हर गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश में फ्री में एक आवास उपलब्ध करवाया है। हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध करवाया है। इस सुविधा का लाभ इसलिए जिससे गरीब का जीवन स्तर उठे, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके बच्चे भी सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ के इस प्रदेश की समृद्धि के माध्यम से भारत की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसलिए एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, नौजवान को नौकरी। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो प्रतापगढ़ के नौजवान को भी नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। 2017 के पहले एक सपना था, हमने जब
प्रदेश में पुलिस भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में 60,000 भर्तियों में मैंने देखा प्रतापगढ़ के अंदर के भी सैकड़ों बच्चे प्रतापगढ़ के जनपद के भी यूपी पुलिस में भर्ती हुए। हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, प्रतापगढ़ का नौजवान भी आ रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व शिक्षा चयन आयोग जब भी कोई परिणाम आता है प्रतापगढ़ के नौजवान भी उसमें स्थान प्राप्त करते हैं। बहनों और भाइयों, पहले यही नौकरी पर इन नौजवानों की इस नौकरी पर सेफई घराना डकैती डाल करके इसकी नीलामी करता था और गरीब का बच्चा होनहार प्रदेश का नौजवान इन नौकरियों से वंचित रहता था। तो जब नौजवान वंचित होगा, वो पलायन करेगा तो दुर्गति तो तय है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था, इसीलिए पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये वही प्रदेश है। हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। कार्य करने की स्टाइल, हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले। आपने देखा होगा अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या निजी ट्यूबवेल को मुफ्त में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। अन्नदाता किसान खुशहाल हो, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर खोलने की व्यवस्था, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोकल उत्पाद को पहचान दिलाने की व्यवस्था, ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, कारीगरों को सम्मान दिलाने का कार्य हो, हस्तशिल्पियों को योजना का लाभ देने का कार्य हो, जो नौजवान अपना रोजगार करना चाहता है उस नौजवान के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, बिना गारंटी के उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। मैं भी मंच पर उपलब्ध करा रहा था। क्या उत्साह था उन नौजवानों में, जिन बच्चों के अभिभावक नहीं रहे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन बच्चों को 4,000 रुपए हर महीना उपलब्ध करवाते हैं, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। श्रमिकों के बच्चे के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा बनेंगे। आज उनके लिए आप देखते होंगे हर गरीब के बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारी सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं। अच्छी फ्लोरिंग दी है, स्मार्ट क्लास दी है, डिजिटल लाइब्रेरी दी है, फर्नीचर उपलब्ध करवाने के कार्य किए हैं, पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था दी है। हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूता मोजा दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं। इस 17 के पहले नहीं मिलता था, 17 के पहले नहीं मिलता था। शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ उन बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाया गया। इन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस, हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है और कल ही उसको हम लागू करने जा रहे हैं। ये केवल घोषणा नहीं होती है, बोला जाता है। युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर आवागमन के लिए बन रहे हैं, कहीं ब्रिजेज बन रहे हैं, कहीं डबल लेन की, कहीं 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, कहीं बाईपास बन रहे हैं। यही तो डबल इंजन सरकार की पहचान है।
हर तबके को विकास की योजना के साथ जोड़ना, हर बेटी हर बहन को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज इन दो विधानसभाओं की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के ही उद्देश्य से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है। तो अब प्रतापगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 से पहले प्रतापगढ़ में विकास नहीं था, लेकिन अब प्रतापगढ़ में विकास की बयार बह रही है और लगातार विकास के पथ पर प्रतापगढ़ यूं ही बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।